हाय जूम कर दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑल ऑफ यू ऑनलाइन क्लास ऑफ बायोलॉजी फॉर ग्रेड 9। जी, तो आप सब अपने बुक्स को लेती है, अपने साथ पेंसिल भी पकड़े। एक्स्ट्रा नॉलेज आप लोगों ने नोट करना है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों से पूछ लो, आप लोगों ने होमवर्क किया है? सब ने किया है होमवर्क? डायग्राम बनाया है आप लोगों ने? चलिए, होमवर्क मस्ट किया करें, ठीक है? क्योंकि आप लोग होमवर्क करोगे तो आप लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी डायग्राम्स पे। और मैंने पहले भी बताया था और अब भी बता रही हूँ, बायो में डायग्राम का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है? आप लोग के प्रेजेंटेशन और डायग्राम्स को देखा जाता है। चलिए जी, तो आज हम पढ़ेंगे सेल के स्पेशलाइज्ड फंक्शंस के बारे में और इनकी शेप के बारे में। इनको कल हमने डिस्कस किया था कि सेल के जो साइज है और शेप है ये अकॉर्डिंग टू फंक्शंस इनके हैं, ठीक है? जिस तरह इनके फंक्शंस है वैसे इनकी शेप बने हैं। इनकी पूरी डिस्क्रिप्शन हमने पढ़ी थी, ठीक है? आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है सेल इज एन ओपन सिस्टम एंड सेल एक्ट इज एन क्लोज सिस्टम, ठीक है? सेल जो है ये कैसे एक ओपन सिस्टम की तौर पे काम करता है? अ सेल वर्क इज अ open system. It takes in substance needed for its activities through its cell membrane. Then it performs the metabolic process assigned to it. Products and byproducts are formed in metabolisms. Cell either utilize the products or transports them to other cells. The byproducts are either stored or excreted out of a cell. अच्छा, इसका ये मतलब है कि सपोज एक सेल है तो सेल जो है ये बाहर से डिफरेंट प्रोडक्ट्स ले रहा है, ठीक है? डिफरेंट मटेरियल ले रहा है। ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स है जो सेल ले रहा है, ठीक है? आप लोग जब भी फूड खाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों की फूड की माउथ के अंदर क्या होती है? चीविंग होती है। आप लोग जब माउथ के अंदर उनकी चीविंग कर लेते हैं तो इसके बाद ये क्रॉस करता है एसोफेगस को। एसोफेगस के बाद ये जाता है स्टमक में, और स्टमक में जाने के बाद इसकी जब ब्रेक डाउन हो जाती है तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के जरिए इनसे जितनी भी यूजफुल प्रोडक्ट्स है वो लिवर में स्टोर हो जाते हैं। अब बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को जो है ये प्रोडक्ट्स चाहिए तो ये इनसे रिलीज होके वहां पे ट्रांसफर होते हैं। लाइक आप लोग की स्किन को विटामिन ई चाहिए, आप लोगों के हेयर्स को विटामिन जेड चाहिए, आप लोग के बोन्स को विटामिन डी चाहिए, ठीक है? आप लोगों के स्किन को विटामिन सी भी चाहिए। तो जितनी भी विटामिन जिस जिस ऑर्गेनिलीज को चाहिए तो ये वहां पे क्या हो जाते हैं? ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन लिवर हमारी बॉडी के अंदर वो लार्जेस्ट ऑर्गन है जहाँ पे फूड क्या होता है? जहाँ पे फूड स्टोर होता है। अब ये प्रोसेस जो है बॉडी के अंदर जो है मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है। याद रखिए मेटाबॉलिज्म की 2 टाइप्स है, ठीक है? स्लाइड से ज्यादा मेरी वॉइस पे कंसंट्रेट करें क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन जो है वॉइस में करवा रही हूँ, ठीक है? कि मेटाबॉलिज्म की जो है वो 2 टाइप्स है। असल में मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म तोड़ फोड़ के अमल को कहते हैं, ठीक है? यानी वो प्रोसेस जिसमें ब्रेक डाउन हो, किस चीज की ब्रेक डाउन हो? फूड मटेरियल की ब्रेक डाउन हो तो उनको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जिस तरह अगर हम सेल की बात करें तो सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है वो स्मॉल मॉलिक्यूल को तो अलो कर रहा है, ठीक है? बिकॉज सेल मेम्ब्रेन इज पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेल लिविंग है, उसको फूड चाहिए। अब जो मॉलिक्यूल लार्ज है तो वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगा, तो इट्स मीन कि सेल की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होगी। जाहिरी बात है, इनके डोर को क्रॉस करेगा तभी इनके अंदर आएगा ना। अगर डोर को क्रॉस नहीं करेगा, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगा तो इनके अंदर कैसे आएगा? तो सेल जो है इसको फूड चाहिए, मटेरियल चाहिए जो लार्ज मटेरियल है, लाइक प्रोटीन्स है। प्रोटीन क्यों लार्ज है? क्योंकि प्रोटीन फर्दर स्मॉल यूनिट से मिलके बना है, लाइक अमाइनो एसिड्स। इसी तरह अगर हम लिपिड को देख ले तो लिपिड भी लार्ज मॉलिक्यूल है क्योंकि ये फर्दर किस चीज से बना है? स्मॉल यूनिट से, ग्लाइसेरोल एंड फैटी एसिड से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी मेटाबॉलिज्म होगी, इनकी ब्रेक डाउन होगी। जब इनकी ब्रेक डाउन हो जाएगी और ये स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर जाएगा और सेल की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा, ठीक है? तो यहाँ पर बात की गई है मेटाबॉलिज्म की, ठीक है? मेटाबॉलिज्म वो प्रोसेस है जिसमें फूड मटेरियल की ब्रेक डाउन होती है ताकि ये किस चीज को क्रॉस करे? सेल मेम्ब्रेन को। अब सेल मेम्ब्रेन जो है ये एज ए सिक्योरिटी गार्ड काम करता है, ठीक है? सिक्योरिटी गार्ड कैसे काम करता है कि सेल के लिए जो बेनिफिशियल मटेरियल है
उसको अलो कर देता है, लेकिन ये जो हार्मफुल मटेरियल है तो इनको अलो नहीं करता। ठीक है, जितनी भी हार्मफुल मटेरियल है तो इसको अंदर नहीं आने देता। तो अब मेटाबॉलिज्म जरूरी है ना, मेटाबॉलिज्म नहीं होंगी तो सेल को ना प्रोटीन्स मिलेंगे, ना सेल को लिपिड मिलेगा, ना सेल को स्टार्च मिलेगा, ना सेल को सेलुलोज मिलेगा, इसी तरह दूसरी चीज भी नहीं मिलेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाहर मेटाबॉलिज्म हो जाती है, ठीक है, माउथ में भी मेटाबॉलिज्म होती है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की स्टमक में भी होती है, और इस मेटाबॉलिज्म के लिए डिफरेंट एंजाइम्स चाहिए। ठीक है, मेटाबॉलिज्म वो प्रोसेस है जिसमें एंजाइम की मौजूदगी में फूड मटेरियल की ब्रेकडाउन होती है। लाइक जब आप लोग च्यूइंग ठीक नहीं करते, ठीक है, तो आप लोगों को डायरिया हो जाता है। कभी कभार डॉक्टर्स हमें कहते हैं ना कि आपने फूड को सही डाइजेस्ट नहीं किया है, आपने फूड की सही च्यूइंग नहीं की है। कभी कभार घर में हम जब जल्दी जल्दी खाना खा रहे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें क्या कहते हैं कि आहिस्ता से खाए और अच्छी तरह ची करके खाए, ठीक है, यानी अच्छी तरह चबा के खाए। ये क्यों हमें कहते हैं? क्योंकि इनसे बहुत ज्यादा एबनॉर्मेलिटीज यानी डायरिया की डिजीज हो सकती है। तो इसी तरह सेल का भी यही काम है कि अगर सेल के अंदर लार्ज मॉलिक्यूल चले गए तो सेल के लिए नुकसानदेह है, सेल डैमेज हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी किस चीज में कन्वर्जन होती है? स्मॉल मॉलिक्यूल में। यहाँ पर बात की गई है प्रोडक्ट्स की और बाय प्रोडक्ट्स की। तो यहाँ पर हमेशा हम यही चीज डिस्कस करते हैं कि प्रोडक्ट्स जो है और बाय प्रोडक्ट्स, इनके साथ ये बाय इसलिए लिखा है क्योंकि सेल को जो चीज चाहिए तो उसको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। अब सपोज हमारी स्किन को जो है वो विटामिन सी चाहिए तो ये हमारी स्किन के लिए प्रोडक्ट है। और विटामिन डी तो नहीं चाहिए, विटामिन डी तो बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, वो तो बोन्स को चाहिए, तो विटामिन डी इनके लिए बाय प्रोडक्ट है और इस बाय प्रोडक्ट को ये क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। सिंपल एग्जांपल से मैं समझा दूंगी। जब भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ना, तो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन में आप लोग को बार बार लिखवाती हूँ। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है कि प्लांट के अंदर जो वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड है ये कंबाइन हो जाता है, और कंबाइन होने के बाद ये ग्लूकोज बनाता है, और ग्लूकोज के साथ क्या रिलीज करता है? ऑक्सीजन रिलीज करता है। अब ये जो ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है तो ये तो प्लांट के लिए नहीं चाहिए, प्लांट तो ब्रीथिंग नहीं करते ना, या नहीं? आप लोग के ख्याल में प्लांट सांस लेते हैं जिस तरह हम ब्रीथिंग करते हैं, एक्सहेलेशन और इनहेलेशन, इस तरह प्लांट करते हैं? नो, नहीं करते। ऑब्वियसली आप लोग का आंसर नो ही होना चाहिए। तो जब ये ब्रीथिंग नहीं कर रहे तो इट्स मीन ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ऑक्सीजन तो हमें चाहिए। जब हम इनहेलेशन करते हैं तो इसमें ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाता है, और जब एक्सहेलेशन करते हैं तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात की गई है कि अगर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है तो ये प्लांट के लिए बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। प्लांट के लिए बाय प्रोडक्ट क्यों है? क्योंकि इसको तो प्लांट यूज नहीं करता। इसी तरह अगर हम रिस्पायरेशन की बात करें तो रिस्पायरेशन वो प्रोसेस है जिसमें फोटोसिंथेसिस में जो फूड मटेरियल बना हो, लाइक ग्लूकोज जो बनता है, तो वो क्या हो जाता है? उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है। तो जब उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है तो इस रिजल्ट हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड हमें नहीं चाहिए तो ये हमारी बॉडी के लिए इस बाय प्रोडक्ट काम करता है। देखिए, प्लांट की बॉडी के लिए ऑक्सीजन इज अ बाय प्रोडक्ट काम करता है क्योंकि प्लांट की बॉडी के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और ऑक्सीजन नहीं चाहिए, और हमारे लिए जो है वो ऑक्सीजन जो है इज अ प्रोडक्ट काम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड इज अ बाय प्रोडक्ट। क्योंकि हमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, इसको हम अपनी बॉडी से क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। तो प्रोडक्ट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो आप लोगों की बॉडी की नरिशमेंट के लिए चाहिए, आप लोग की बॉडी ऑर्गन्स के लिए चाहिए, और बाय प्रोडक्ट वो चीजें हैं जो हमें नहीं चाहिए और उनको हम क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। लाइक जब हम एक्सहेलेशन करते हैं तो हम अपनी बॉडी की कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे होते हैं, तो वो हमारी बॉडी के लिए एज अ बाय प्रोडक्ट काम करती है। इसके अलावा सेल आइदर यूटिलाइज द प्रोडक्ट्स आर ट्रांसपोर्ट देम टू अदर सेल। अब अगर सेल के अंदर कोई प्रोडक्ट्स बन रहा है, ठीक है, लाइक अगर हम एक सेल की बात करें तो उस सेल के अंदर गोल्जी बॉडीज है, उनकी वेसिकल के अंदर फूड जो है वो स्टोर हुआ है, तो ये फूड मटेरियल जो है ये कहाँ पे जाता है? फूड मटेरियल जब बनता है तो ये बाकी बॉडी पार्ट्स को भी ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है ना, बाकी बॉडी पार्ट्स को भी ये जाता है। लाइक अगर हम बात करें तो लीव्स के अंदर जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, और लीफ के अंदर क्या बन रही होती है? लीफ के अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है।
ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो कंबाइन होके फूड बना रहे हैं। कौन सी फूड बना रहे हैं? ग्लूकोज बना रहे हैं। तो अगर ग्लूकोज बन रहा है तो ये सिर्फ लीफ यूज नहीं करेगा, इनको ट्रांसपोर्ट करेगा टुवर्ड्स द रूट, और इसके अलावा इनको ट्रांसपोर्ट करेगा टुवर्ड्स द स्टेम। ठीक है ना। इसके अलावा द बाई प्रोडक्ट आर आइदर स्टोर आर एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द सेल। मैंने पहले भी आप लोग को समझाया था कि हमारे साथ टू फिनोमिना है, वन इज सिक्रीशन एंड द अदर वन इज एक्सक्रीशन। सिक्रीशन वो प्रोसेस है जिसमें सेल के अंदर ही मटेरियल रिलीज होते हैं, और एक्सक्रीशन वो प्रोसेस है जिसमें सेल से बाहर मटेरियल्स जाएंगे। आप लोग के जब आंसू निकलते हैं ना, तो दिस इज अ एक्सक्रीशन फिनोमिना। इससे आप लोग की बॉडी के बाहर टेयर्स जा रहे होते हैं। इसी तरह जब आप लोग की बॉडी में एंजाइम रिलीज होते हैं, तो वो एंजाइम आप लोगों ने तो ऐसे नहीं देखे हैं ना कि आप लोग की बॉडी से बाहर निकल रहे हैं, तो ये सिक्रीशन है। जब हमारी बॉडी के अंदर कोई चीज रिलीज होती है जिसको हम बाहर से आउटसाइड नहीं देखते, तो ये फिनोमिना क्या है? ये सिक्रीशन है। और जब ये आउटसाइड निकलती है, लाइक यूरिनेशन इज आल्सो एक्सक्रीटरी फिनोमिना। ठीक है, जब यूरिनेशन होती है तो ये भी एक्सक्रीटरी फिनोमिना है, क्योंकि इसमें यूरिन जो है बॉडी से बाहर निकल रहे होते हैं। तो यहाँ पर चलिए क्लियर करवा दूं, हमारे पास टू सिस्टम है, एक ओपन सिस्टम है और एक क्लोज सिस्टम है। ठीक है, मैं आप लोग के साथ एक स्लाइड शेयर कर रही हूँ, उसमें डायग्रामेटिकली आप लोग के साथ ओपन और क्लोज सिस्टम है। तो इसमें आप लोग को ओपन और क्लोज सिस्टम दिखाए हैं। ठीक है, फिर आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि ओपन और क्लोज सिस्टम कैसे है, और मैंने मिड में आप लोग को डिफरेंसेस भी दिखाए हैं। आप लोग थोड़ा सा वेट करें, मैं स्लाइड निकाल रही हूँ। ठीक है, जी। तो यहाँ पे जो है डायग्रामेटिकली मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि किस तरह सेल जो है एक ओपन और क्लोज सिस्टम के तौर पे काम करता है। ठीक है, चलिए नीचे आ जाते हैं बिल्कुल बॉटम में। यहाँ पर आप लोग के लिए डिफरेंसेस, होप्स हो कि आप लोगों ने डिफरेंसेस लिखे होंगे। ठीक है, कल मैंने इन दोनों के दरमियान डिफरेंसेस भी आप लोग को करवाए थे कि ओपन सिस्टम में जो है सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होती है, और मैटर जो है वो मैटर भी ट्रांसफर होता है, लेकिन क्लोज सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफर होती है और मैटर ट्रांसफर नहीं होता। लाइक जब आप लोग जो है वो सिंपल एक कंटेनर ले ले और उस कंटेनर में आप लोग पानी डाल दे। ठीक है, जब उसमें आप लोग पानी डालते हैं तो इस रिजल्ट क्या होता है कि एक कंटेनर ऐसे होता है जिसमें आप लोग वाटर डालते हैं और वाटर के ऊपर आप लोग ढक्कन नहीं रखते। ठीक है, मतलब लिड नहीं रखते। तो जब आप लोग उसके ऊपर लिड नहीं रखते तो उसमें सिर्फ क्या होती है कि उसमें सिर्फ मतलब इवापोरेशन होती है, उसमें जस्ट वो एनर्जी लॉस हो जाती है। तो ये क्या है? ये क्लोज सिस्टम है। जब आप लोग लिड रखते हैं किसी भी कंटेनर के ऊपर जिसमें आप लोगों ने कोई भी सोल्यूशन डाला हो या इसके अलावा कोई दूसरी चीज डाली हो, तो जब आप लोग उसके ऊपर ढक्कन रखते हैं, लिड रखते हैं, तो उससे मैटर का लॉस नहीं होता। हीट तो ट्रांसफर होती है, यानी अगर आप लोग ढक्कन के ऊपर अपना हाथ रख ले तो आप लोग के हाथ को वो हीट जो है वो फील होगा। तो हीट तो फील होती है, लेकिन एज सच मैटर का यानी मास का लॉस नहीं होता। जिस तरह इधर आप लोगों के लिए लिखा भी है कि हीट तो ट्रांसफर होती है लेकिन मैटर जो है वो ट्रांसफर नहीं होता। इसी तरह अगर हम ओपन सिस्टम को देख ले तो ओपन सिस्टम में क्या होता है कि हीट भी ट्रांसफर होती है और इसके साथ साथ मैटर भी ट्रांसफर होता है, इनमें ये दोनों चीजें ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो ये क्लोज सिस्टम है और ओपन सिस्टम है। अगर हम अपनी बॉडी की एग्जांपल ले ले तो अगर हम अपनी बॉडी के एग्जांपल ले ले तो हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी भी ऐसा क्लोज सिस्टम जो है वो काम करती है, क्योंकि हमसे जो है वो
मैटर का लॉस जो है वो नहीं होता, जस्ट एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है, ठीक है। इसी तरह एक साइड पे आप लोग को दिखाया है आइसोलेटेड सिस्टम, यहाँ पे नो हीट ट्रांसफर, नो मास ट्रांसफर, यहाँ पे ना हीट ट्रांसफर होगी ना जो है वो मास ट्रांसफर होगा। इसको हम क्या कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। इसके अलावा इधर जो है, यहाँ पे फोकस करें इस स्लाइड पे आप लोग, सबर मैं इसको थोड़ा सा वो कर लूं, जूम कर लूं। अच्छा, आप लोग इस स्लाइड पे फोकस कर ले, यहाँ पर आप लोग को क्लोज सिस्टम के बारे में बताया है। तो लाइक यहाँ पे आप लोग को ये बात क्लियर की गई है कि सेल जो है ये इज अ क्लोज सिस्टम काम करता है, ठीक है। सेल इज अ क्लोज सिस्टम कैसे काम करता है कि सेल से जो है वो एनर्जी तो लॉस होती है लेकिन मास जो है वो लॉस नहीं होता। इन क्लोज सिस्टम द मास within the boundary of the system remain constant, ठीक है। अगर एक क्लोज सिस्टम है तो इनका मास कांस्टेंट होगा। जाहिरी बात है कि अगर कोई चीज इनसे लॉस नहीं हो रही तो इट्स मीन कि उसका वेट जो है वो लॉस नहीं होगा, मास इनका कांस्टेंट होगा। एंड ओनली द एनर्जी ट्रांसफर में टेक्स प्लेस बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग, और सिर्फ एनर्जी का क्या होगा? ट्रांसफर होगा। लाइक आप लोग जब भी जूस लेते हैं, सपोज आप लोग नाश्ते में जूस लेते हैं या इसके अलावा ब्रेड लेते हैं, इसके अलावा पराठा खाते हैं, तो आप लोग की बॉडी में क्या जा रही है? एनर्जी जा रही है, ठीक है। तो जब आप लोग की बॉडी में एनर्जी चली जाती है तो कुछ टाइम बाद आप लोग लंच में फिर से फूड ले रहे होते हैं, क्योंकि वो एनर्जी क्या हो जाती है? यूज हो जाती है डिफरेंट एक्टिविटीज में। अगर आप लोग ब्रेकफास्ट के बाद जो है वो वॉक करते हैं या आप लोग एक्सरसाइज करते हैं या आप लोग जो है वो पढ़ते हैं तो आप लोग को भूख ज्यादा लगती है। लेकिन अगर आप लोग डायरेक्ट सो जाए और फिर लंच के लिए उठे तो भूख कम लगती है। तो इट्स मीन कि एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी जो है मतलब इसके जरिए आप लोग काम करते हैं, तो आप लोग का काम जितना ज्यादा होगा उतनी ही एनर्जी क्या होगी? लॉस होगी, ठीक है ना। आप लोग जितना ज्यादा काम करोगे उतनी ही एनर्जी क्या होगी? लॉस होगी। जब आप लोग स्टेशनरी होंगे, एक जगह पे बैठोगे, तो एनर्जी का लॉस इतना नहीं होगा। कुछ लोग सारा दिन काम करते हैं, ठीक है, तो वो लोग खाना भी ज्यादा खाते हैं। क्यों ज्यादा खाते हैं? क्योंकि उनकी एनर्जी जो है वो यूज हो जाती है। फिर उनको ज्यादा फूड चाहिए। क्यों ज्यादा फूड चाहिए? क्योंकि उन लोगों ने अपनी एनर्जी जो है मतलब दोबारा गेन करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख ले कि प्रेशर कुकर का एग्जाम्पल है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ क्लोज सिस्टम। इसके अलावा रबर बैलून की एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके अलावा सिलेंडर की एग्जाम्पल है। तो आप लोग के लिए ये एज अ क्लोज सिस्टम दिखाया है, और सेल भी हमारे साथ जो है ये एक्ट करती है एज अ क्लोज सिस्टम। सेल भी क्लोज सिस्टम है क्योंकि सेल से कभी मास का लॉस नहीं होता। आप लोग की अगर मास वेट गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है तो एक दो दिन में ये नहीं होता, स्लोली एंड ग्रेजुअली होता है। तो इट्स मीन कि हमारी बॉडी से एज सच मास का लॉस नहीं होता। अगर हमारी बॉडी से मास का लॉस होता तो फिर एक दिन में हमारा वेट एक तरह का होता, दूसरे दिन में दूसरी तरह का, ठीक है। तो अगर वेट जो है वो लॉस होता है तो स्लोली ग्रेजुअली किसी डिजीज की वजह से या दूसरी एबनॉर्मेलिटी की वजह से एज सच किसी का वेट जो है लॉस नहीं होता। हाँ, फिर फूड की अगर मतलब कोई बंदा डाइट जो है वो स्टार्ट कर ले या फूड कम ले तो फिर जाहिर बात है कि मतलब सिस्टम को अगर फूड 10% चाहिए, आप लोग 5% खा ले, तो फिर ऑब्वियसली फिर तो वेट जो है वो लॉस होता है, लेकिन एज सच जो है वो बाहर मैटर लॉस नहीं होता। तो हमारा सेल जो है इट आल्सो इज अ क्लोज सिस्टम। लेकिन जब हम सेल की बात करते हैं कि सेल क्या है, कि अगर सेल हमारी बॉडी के अंदर है, ठीक है, मतलब ये मैंने बॉडी के बाहर बात की कि अगर बॉडी के बाहर जो है वो लॉस हो रहा है तो फिर ये एक्ट करता है इज अ क्लोज सिस्टम। लेकिन अगर हम अपनी बॉडी के अंदर देख ले तो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो सेल मौजूद है, ठीक है। सपोज बॉडी है तो बॉडी के अंदर क्या मौजूद है? सेल मौजूद है। तो अगर बॉडी के अंदर सेल मौजूद है तो फिर ये बॉडी के अंदर इज एन ओपन सिस्टम काम करती है। इज एन ओपन सिस्टम कैसे काम करती है? क्योंकि सपोज एक सेल है तो सेल की आउटर बाउंड्री किस चीज से बनी है? सेल की आउटर बाउंड्री जो है ये सेल मेम्ब्रेन से बनी है। तो अगर इनकी आउटर बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन से बनी है
तो सेल मेम्ब्रेन के जरिए डिफरेंट प्रोडक्ट जो है वो लॉस होता है, ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन, अब सपोज सेल के अंदर जो है वो गोल्जी बॉडीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो अगर ये मुख्तलिफ चीजों की प्रोडक्शन कर रहा है तो ये क्या होगी, ये सेल से लॉस होगी, ठीक है ना, सेल से बाहर जाएगी। अब एक सेल के अंदर एक चीज बन रही है तो वो उस सेल के अंदर नहीं रहेगा, बाकी सेल्स को भी ये चीजें चाहिए। तो सेल इन चीजों को क्या कर देगा, लॉस कर देगा, आउटसाइड ऑफ द एनवायरनमेंट इनको क्या कर देगा, लॉस कर देगा, भिजवा देगा। जब ये आउटसाइड ऑफ द एनवायरनमेंट जाता है तो इस रिजल्ट क्या होता है कि डिफरेंट सेल जो है ये क्या करते हैं, इनको यूज करते हैं। जब डिफरेंट सेल्स इनको यूज करते हैं तो फिर क्या होता है, जब डिफरेंट सेल्स इनको यूज करते हैं तो हमारे पास फिर सेल्स की रिक्वायरमेंट्स क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। तो जब बॉडी के अंदर सेल्स है तो वो इज एन ओपन सिस्टम काम करती है। इज एन ओपन सिस्टम क्यों काम करती है, क्योंकि ये अपनी मटेरियल भी बाहर लॉस कर रही है और मटेरियल के साथ साथ जो है वो प्रोडक्ट्स भी लॉस कर रही है, एनर्जी भी लॉस कर रही है और एनर्जी के साथ मैटर भी लॉस हो रहा है। मैंने आप लोग को गोल्जी बॉडीज में समझाया था ना कि गोल्जी बॉडीज में फूड के अंदर क्या आती है, मॉडिफिकेशंस आते हैं। जब फूड के अंदर मॉडिफिकेशंस आ जाती है, चेंजेस आ जाती है, तो फिर ये सारी मॉडिफिकेशन ये वेसिकल्स में स्टोर हो जाते हैं। जब ये वेसिकल में स्टोर हो जाते हैं तो फिर ये वेसिकल जो है इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, तो फिर ये वेसिकल सिक्रीट होते हैं, सेल से बाहर निकलते हैं सेल मेम्ब्रेन के जरिए। जब ये सेल से बाहर निकल जाते हैं, एक्सक्रीट हो जाते हैं, तो इट्स मीन सेल एक्ट इज अ ओपन सिस्टम, क्योंकि सेल से जो है सेल मेम्ब्रेन के जरिए प्रोडक्ट्स भी निकल रहे हैं और प्रोडक्ट्स के साथ साथ और क्या निकल रहा है, एनर्जी। तो अगर बॉडी के अंदर सेल मौजूद है तो ये इज एन ओपन सिस्टम काम करता है, ठीक है। और क्लोज सिस्टम वो होता है जो मास तो सराउंडिंग में लॉस नहीं करेंगे, सिर्फ एनर्जी लॉस करेंगे। समझ आ गई है, होप सो कि समझ आ गई होगी ओपन और क्लोज सिस्टम की। अब चले नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास जो है सरफेस एरिया ज्यादा हो तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, और अगर सरफेस एरिया कम हो तो वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। मैं चलिए स्लाइड निकाल लेती हूँ। अच्छा, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। Large cells have less surface area in relation to their volume, while small cells have more surface area. 1 large cells and 27 small cells, in both cases the total volume is the same. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को जो है वो एक स्लाइड से समझा रही हूँ कि हाउ कैसे जो है सरफेस एरिया कम है या ज्यादा है, ठीक है। इधर पहले मैं आप लोग को स्लाइड से समझा दूं तो फिर आप लोग को क्लियर हो जाएगा। न्यूमेरिकल टाइप है, ठीक है, आप लोग अपने साथ पेंसिल पकड़े। अच्छा, सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया हमारे पास जो है आप लोग को स्लाइड में दिखाई दे रहा है, सरफेस एरिया और इनकी रेशियो। अच्छा, सरफेस एरिया जो है ये हमारे पास इक्वल है लेंथ का और वेट का, ठीक है। सरफेस एरिया हमारे पास इक्वल है लेंथ का और वेट का, और वॉल्यूम जो है वो हमारे पास इक्वल है लेंथ का, वेट का और हाइट का। अब चले हम फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग को ये बात बताई जा रही है कि अगर सरफेस एरिया ज्यादा हो तो वॉल्यूम कम होगा, और अगर वॉल्यूम ज्यादा हो तो सरफेस एरिया कम होगा। इट्स मीन surface area and volume, both of these are inversely proportion. इनवर्सली प्रोपोर्शन में आप लोग क्या स्टडी करते हैं कि अगर एक चीज ज्यादा हो रही है तो दूसरी चीज कम होगी, और अगर एक चीज कम हो रही है तो दूसरी चीज क्या होगी, ज्यादा होगी। तो दोनों का आपस में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है।
तो यहाँ पर हम अगर सरफेस एरिया को देख ले तो सरफेस एरिया हमारे पास इक्वल है लेंथ का और वेट का, और वॉल्यूम हमारे पास इक्वल है लेंथ का, वेट का और हाइट का। चलिए अब सरफेस एरिया पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कौन से सेल का, लार्ज सेल का। इधर जो है क्या है, इधर आप लोग को एक सेल दिखाया है पेज 81 पर, और इस सेल्स के कितने साइड्स है, 2 इनके सरफेसेस है और 4 इनके साइड्स है। तो इनके फुल कितने आ रहे हैं, इनके फुल आ रहे हैं 6 साइड्स। ठीक है, 2 इनके सरफेसेस है और 6 इनके क्या है, साइड्स है। तो टोटल इनके 6 हो गए। तो अगर एक का जो है वो 30 है, तो सरफेस एरिया अगर एक का जो है वो 30 है, यानी इनका लेंथ भी 30 है, इनका वेट भी, मतलब 4 साइड से जो है इसकी लेंथ वेट कितनी है, 30। तो सरफेस एरिया के फॉर्मूला में मैंने ये चीजें पुट कर दी। ठीक है, लेंथ भी हमारे पास 30 है, ठीक है, और वेट भी हमारे पास क्या है, 30 है। सरफेस एरिया इक्वल टू लेंथ इक्वल टू 30, विड्थ इक्वल टू 30, और यहाँ पे जो आप लोग को स्क्वायर सा दिखाया है, इनके कितने साइड्स है, 6 साइड्स है। तो अगर एक साइड के 30 है तो 6 साइड्स के कितने होंगे, तो इनका सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, 5400। ठीक है, 5400 माइक्रोमीटर स्क्वायर इनका क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया। चलिए अब इसी लार्ज सेल की जो है वो हम फाइंड करते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमारे पास लेंथ, विड्थ और हाइट। तो अगर लेंथ हमारे पास 30 है, वेट हमारे पास 30 है और हाइट हमारे पास 30 है, तो अगर इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27,000। ठीक है, तो वॉल्यूम 27,000 है और सरफेस एरिया जो है कितना है, 5400। तो अगर एक सेल लार्ज होगा तो उनका सरफेस एरिया क्या होगा, स्मॉल होगा, और अगर सेल स्मॉल होगा तो उनका सरफेस एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा। अब लार्ज सेल का सरफेस एरिया कितना है, 5400, और इसका वॉल्यूम कितना है, 27,000। तो अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो सरफेस एरिया क्या है, कम है, और सरफेस एरिया कम है तो वॉल्यूम ज्यादा है। बोथ ऑफ दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शन। चलिए अब स्मॉल सेल के लिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। आप लोग अभी स्मॉल सेल पे फोकस करें फॉर वन स्मॉल सेल। ठीक है, अच्छा, फॉर वन स्मॉल सेल सरफेस एरिया। अब इसी लार्ज सेल को हमने डिवाइड किया है स्मॉल सेल्स में। ठीक है, तो अगर लार्ज सेल का टोटल सरफेस एरिया 30 है तो इसको हमने 3 में डिवाइड किया है। इट्स मीन के 10 10 10। 81 पेज पे देख ले तो आप लोग को डिवीजन नजर आएगी। 81 पेज पे आप लोग बिल्कुल बॉटम में देख ले तो लार्ज सेल को डिवाइड किया है फर्दर स्मॉल सेल्स में। तो फर्दर ये स्मॉल सेल्स जो है, अगर टोटल इनका सरफेस एरिया 30 है तो इनको 3 टाइम्स डिवाइड किया है। अगर आप लोग सरफेस को देख ले तो इनको 3 टाइम्स डिवाइड किया है, तो 10 + 10 + 10 इक्वल टू 30। तो स्मॉल सेल का सरफेस एरिया कितना है, 10 है। स्मॉल सेल का सरफेस एरिया जो है वो 10 है। तो अगर सरफेस, और इनको कितने सेल्स में डिवाइड किया है, इनको 27 सेल्स में डिवाइड किया है। 9 आप लोगों को बिल्कुल सामने फ्रंट पे नजर आ रहे हैं, 9 बैक साइड पे है और 9 मिड में है। 9 × 3 इक्वल टू 27। तो एक लार्ज सेल को कितने में डिवाइड किया है, एक लार्ज सेल को डिवाइड किया है 27 स्मॉल सेल्स में। 27 स्मॉल सेल्स में इनको क्या किया है, डिवाइड किया है। तो इधर जो है आप लोग को दिया है कि अगर सरफेस एरिया लार्ज सेल का 600 है, सरफेस एरिया जो है एक स्मॉल सेल के लिए कितना है, अगेन हम वही फॉर्मूला जो है वो इधर लिख लेंगे। ठीक है, वही फॉर्मूला कि सरफेस एरिया हमारे पास जो है वो इक्वल है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ का। ठीक है, इधर मैं लिख रही हूँ, आप लोग साथ साथ देखते जाएं। अगेन मैंने यहाँ पे वही लिख दिया, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो अब स्मॉल सेल का लेंथ कितना है, 10, और इनका विड्थ कितना है, 10। तो इस स्मॉल सेल्स की कितने साइड है, अगर लार्ज सेल की 6 साइड्स है तो स्मॉल सेल्स की भी ऑब्वियसली 6 साइड्स ही होंगे। तो इनकी 6 साइड पर इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितने इनका सरफेस एरिया कितना आ गया, 600 आ गया। ठीक है, तो स्मॉल सेल का सरफेस एरिया कितना है, 600 है।
और अगर इसका हम वॉल्यूम फाइंड करें तो वॉल्यूम एज इट इज वही है, वॉल्यूम में जो है वो कोई भी चेंजेस नहीं आएगी, ठीक है, वॉल्यूम वही है। तो वॉल्यूम इसका क्या है 27,000। इधर बिल्कुल स्टार्ट में आप लोग के लिए लिखा है कि वॉल्यूम सेम होगा, सिर्फ सरफेस एरिया इनका क्या होगा, चेंज होगा। तो इधर इसका लेंथ कितना है 10 है और इनका वेट कितना है 10 है। तो 10 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 100 और 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 600। इससे पहले जो हमने फाइंड किया, हमने लार्ज सेल के लिए फाइंड किया। लार्ज सेल का लेंथ भी 30 था, इनका वेट भी 30 था, तो 30 मल्टीप्लाई 30 और फिर इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे साथ इनका ज्यादा आ रहा था। लेकिन एक स्मॉल सेल सिंपल ले लूँ ना आप लोग, अपना ये पूरा फिंगर ले ले, पूरा फिंगर जिसमें 3 पार्टीशंस हुए हैं। तो आप लोगों की पूरी फिंगर की जो लेंथ है, सपोज मैं कहूँ कि 9 है, पूरी फिंगर की लेंथ आप लोगों की 9 है। फिर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो मैं क्या करूंगी, 3 फिर दूसरे में और 3 फिर तीसरे में। तो इसी तरह अगर 9 है तो ये पूरा सेल है और इसको मैं पार्टीशन कर दूं तो 3 3 3 कलेक्टिवली इक्वल टू 9। तो यही बात है कि अगर टोटल सेल का जो है वो 30 है, फिर इसको हमने पार्टीशन में डिवाइड किया, 27 सेल्स में डिवाइड किया, तो अगर 3 टाइम्स इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10। तो यहाँ पे लेंथ हमारे पास 10 है, वेट भी हमारे पास 10 है, 10 इंटू 10 इक्वल टू 100 और 6 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 600। तो वॉल्यूम हमारे पास वही है। अब एक हमारे पास एक स्मॉल सेल है, तो अगर एक स्मॉल सेल का सरफेस एरिया 600 है, एक स्मॉल सेल हमने लिया है और उसका हमने सरफेस एरिया फाइंड किया है, तो 27 स्मॉल सेल्स का कितना होगा। देखिए आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो, ठीक है। इससे अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं, ये जो यहाँ स्लाइड में मैंने आप लोग के लिए सॉल्व किया है, लेकिन कंफ्यूज ना हो इसमें, ये इजी है। 10 इंटू 10 इक्वल टू ये 600 आ गया। अगर एक सेल का सरफेस एरिया 600 है, एक स्मॉल सेल का, लार्ज सेल का तो हमने फाइंड कर दिया, एक स्मॉल सेल का 600 है, तो इधर आप लोग के साथ कितने सेल है, काउंट करते जाए, शाबाश। 81 पेज पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फ्रंट पे है, 9 बैक पे है, 9 मिड में है। टोटल कितने स्मॉल सेल्स है 27। तो अगर एक स्मॉल सेल का सरफेस एरिया 600 है तो 27 स्मॉल सेल्स का कितना होगा। लाइक मैं आप लोगों को कहूँ कि अगर एक बुक की कीमत 10 रुपए है तो 5 बुक्स की प्राइस जो है वो कितनी होगी, तो आप लोग जल्दी से बता देंगे कि 50 होंगी। तो इसी तरह 27 को मैंने 600 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 27 सेल्स का अगर एक का सरफेस एरिया 600 है तो 27 का हमारे पास हो जाएगा 16,200 माइक्रोमीटर स्क्वायर और इधर वॉल्यूम जो है वो ये आ जाएगा। तो अगर आप लोग लार्ज सेल को देख ले तो लार्ज सेल का सरफेस एरिया कितना था, लार्ज सेल का जो था वो सरफेस एरिया 5400 था और वॉल्यूम 27,000 थी। और स्मॉल सेल का सरफेस एरिया मतलब वही लार्ज सेल है, इसमें हमने कोई एरिया ऐड नहीं किया है, ना कोई एडिशन की है, जस्ट इसको हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है। और इनका सरफेस एरिया जो है वो क्या बन रहा है, इनका सरफेस एरिया इधर अगर आप लोग देख ले तो 16,200। इट्स मीन कि अगर हम लार्ज सेल लेंगे तो इनका सरफेस एरिया जो है वो स्मॉल होगा, लेकिन अगर हम उसी लार्ज सेल को पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो इनका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। सरफेस एरिया इनका क्या हो जाएगा, इनका सरफेस एरिया जो है ये बढ़ जाएगा। तो इधर आप लोग के लिए जो है ये मेंशन किया है कि अगर एक सेल का 600 है तो 27 स्मॉल सेल्स का 16,200 है। इट्स मीन वॉल्यूम कम तो सरफेस एरिया क्या ज्यादा, सेल जो है सेल का साइज कम हो गया तो सरफेस एरिया क्या हो गया, ज्यादा हो गया। कंक्लूजन की तरफ हम आ जाते हैं कि अगर सरफेस एरिया हम लार्ज सेल का फाइंड करें तो 0.2 आ रहा है। अगर लार्ज सेल का फाइंड करें, ये वही वैल्यू जो हमने उधर निकाली थी, तो इधर मैंने सरफेस एरिया इनटू वॉल्यूम में पुट कर दी। लार्ज सेल का हमने क्या निकाला था, सरफेस एरिया 5400 और वॉल्यूम 27,000, तो इधर मैंने पुट कर दिया। तो इसका क्या आ रहा है 0.2 आ रहा है। और अगर स्मॉल सेल के लिए हम कैलकुलेट कर दे तो स्मॉल सेल का हमारे पास जो है वो कितना आ रहा है,
स्मॉल सेल का जो है वो हमारे पास आ रहा है 0.6। ये कैलकुलेशन मैं दोबारा कर रही हूँ। ये 5400 डिवाइडेड बाई 27,000, तो ये 0.2। इधर जो है वो एक जीरो और भी है, ठीक है, इधर एक जीरो और भी है। तो इसको जब हम 27,000 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे साथ सरफेस एरिया 0.2 आएगा, लेकिन स्मॉल सेल का अगर हम डिवाइड करेंगे तो 0.6 आएगा। तो यहाँ से हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे? कंक्लूजन हमारा यही होगा कि हमारे साथ एक बड़ा सेल है, तो उस बड़े सेल का सरफेस एरिया जो है वो 0.2 है। मतलब जितना वॉल्यूम ज्यादा होगा, जितना उसका साइज ज्यादा होगा, उनका सरफेस एरिया उतना ही कम होगा। 0.2 और 0.6 को कंपेयर कर ले तो 0.2 जो है वो कम है। और अगर हम उसी लार्ज सेल को छोटी छोटी पीसेस में डिवाइड कर देंगे तो सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो सरफेस एरिया अगर ज्यादा है कम है, इसका क्या मतलब है, हमारी बॉडी में इसका क्या रोल है? देखिए हम तो फिजिक्स की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आप लोग ये सोचिए कि ये कैलकुलेशन हम क्यों कर रहे हैं। देखिए ये कैलकुलेशन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी जितनी भी सेल्स है उनके सरफेस पर फूड की एब्जॉर्प्शन हो रही है। तो अगर सरफेस एरिया ज्यादा हो तो ज्यादा फूड एब्जॉर्ब होगा, और अगर सरफेस एरिया कम हो तो कम फूड एब्जॉर्ब होगा। इनकी जो लास्ट में समरी है और फंक्शंस है वो इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे, अभी क्लास का टाइम खत्म हो गया। आप लोग का होमवर्क ये है कि इसी न्यूमेरिकल के ऊपर आप लोग प्रैक्टिस करें, क्योंकि कभी कभार पेपर में जो है इस तरह की चीजें आ जाती है कि सरफेस एरिया फाइंड करे, तो फिर आप लोग को ये चीजें आनी चाहिए, ठीक है। तो इस पे आप लोग प्रैक्टिस करें और साथ में ये स्क्वायर भी बना ले और इसको क्यूब्स में डिवाइड कर दे कि आप लोग को पता चले कि लार्ज सेल का कितना है और स्मॉल सेल का कितना है। आप लोग के जहन में अगर कोई क्वेश्चन है इससे के हवाले से तो आप लोग कर सकते हैं। इकरा क्वेश्चन करें आप। एक्सक्यूज मी मैडम। जी जी मैम ये लार्ज सेल का कम क्यों होता है और स्मॉल सेल का ज्यादा क्यों होता है? लार्ज सेल का इसलिए कम होता है क्योंकि इसका वॉल्यूम ज्यादा है। देखिए किसी चीज का वॉल्यूम ज्यादा हो तो उसका सरफेस जो है वो कम होता है। सपोज आप लोग एक पोटैटो ले लें और उस पोटैटो को पीसेस में डिवाइड कर दें, तो आप लोग को खुद ही पता चलेगा वो जो बिल्कुल मतलब वो पोटैटो जिसको आप लोगों ने पीसेस में डिवाइड नहीं किया हो उनका सरफेस आप लोगों को कम नजर आएगा, क्योंकि उनके कुछ ऐसे सरफेसेस होते हैं जो इसके अंदर हाइट होते हैं, हमें नजर नहीं आते। लेकिन जब हम उनको पीसेस में डिवाइड कर लेते हैं तो हमें वो भी नजर आ जाते हैं। ये जो आप लोग को क्यूब दिखाया है ना, इसका एक सरफेस इसके अंदर है जिसको यहाँ क्यूब्स में डिवाइड किया है। तो जब क्यूब्स में डिवाइड किया है तो इसके अंदर का इनका जो हाइट सरफेस है ना वो भी हमें नजर आ गया, तो उसकी अलग फिर कैलकुलेशन है। आप लोग जब पोटैटो का सरफेस देखते हैं तो आप लोग उनको सिर्फ फोर साइड से देखते हैं, लेकिन जब आप लोग उनको पीसेस में करते हैं तो उनके मिड वाली पीसेस भी बन जाते हैं, तो वो भी एज ए सरफेस ही काम करते हैं। समझ आ गई? यस मैम। लैपटॉप को आप लोग देख ले, लैपटॉप के कितने सर्फेसिस है, क्लोज कर ले, वो लैपटॉप बंद है। लैपटॉप के आप लोग के साथ 2 सर्फेसिस है, लेकिन जब आप लोग उनको खोलते हैं पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो आप लोग को पता है फिर उनके 4 सर्फेसिस बन जाते हैं, नीचे ऊपर और मिड में 2 सर्फेसिस। तो यही बात है कि वो हाइट होते हैं। यस मैम। चलिए कोई और। अच्छा ये जिस स्टूडेंट ने ये आईफोन वगैरह का नाम दिया है ना, तो ये मतलब अपने हद तक लिमिट तक इसको रिजर्व रखे, यहाँ पर अपना नेम दे कि हमें पता चले कि कौन क्वेश्चन कर रहा है। ये किस तरह अजीब गरीब नेम है आईफोन। और ये अब्दुल अजीज क्वेश्चन करें आप। मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैडम सुबह नेट खराब था तो केमिस्ट्री के मैडम ने हमें होमवर्क दिया, तो वो मैंने सुना नहीं, तो आप इससे फिर पूछे कि होमवर्क में क्या है। केमिस्ट्री का होमवर्क आपने नहीं सुना है? यस या मैडम। और बायोलॉजी का तो नोट कर लिया ना? मैडम केमिस्ट्री का हम सेंड कर देंगे, ठीक है, आप फिक्र ना करें, सेंड हो जाएगा आपको। ओके मैडम, थैंक यू। वेलकम। ये बच्चा देख हमारे पास और फिर सर